नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो लाखों भारतीय निवेशकों की जुबान पर है, ग्रो। और खबर यह है कि ग्रो अब अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। ये बाजार में एक बहुत बड़ी हलचल है और आज हम इसी का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले जरा ग्रो के साइज का अंदाजा लगाते हैं। 2025 तक इनके पास करीब करीब 4.78 करोड़ एक्टिव यूजर्स होने का अनुमान है। मतलब ये संख्या भारत के कई छोटे छोटे राज्यों की कुल आबादी से भी कहीं ज्यादा है। और यही वो पैमाना है जो इस आईपीओ को इतना बड़ा और जरूरी बना देता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, भारत का सबसे बड़ा ब्रोकर अब पब्लिक होने जा रहा है। पर क्या ये एक जबरदस्त मौका है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ जाल है? चलिए आज इसके दोनों पहलुओं को, मतलब तर्कों और चिंताओं, सबको अच्छे से तौलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी कहानी, उसकी जर्नी को समझना बहुत जरूरी होता है। और ग्रो की जो ग्रोथ स्टोरी है वो सच में कमाल की है। देखिए जरा इनकी रफ्तार। 2017 में इन्होंने सिर्फ म्यूचुअल फंड से शुरुआत की। 2020 आते आते ब्रोकिंग का लाइसेंस मिल गया। 2023 तक तो ये प्रॉफिट में भी आ गए, वो भी सारे टैक्स चुकाने के बाद, मतलब पीएटी प्रॉफिटेबल। और 2024 तक तो ये एक्टिव यूजर्स के मामले में एनएसई पर भारत के सबसे बड़े ब्रोकर बन गए। और अब तो एमटीएफ और लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जैसी नई सर्विसेज भी लॉन्च कर दी हैं। सच कहूं तो ये किसी तूफान से कम नहीं है। तो आखिर इस जबरदस्त सफलता के पीछे का राज क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इनका सबसे बड़ा हथियार है इनकी ऐप। एक बिल्कुल सिंपल, क्लीन और खास तौर पर नए निवेशकों के लिए बनाया गया आसान सा इंटरफेस। और शायद इसी वजह से वो इतने सारे ग्राहकों को अपने साथ जोड़ पाए हैं। अच्छा, कहानी तो बहुत शानदार है, पर अब जरा नंबरों की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि आखिर में तो ये आंकड़े ही तो सब कुछ बताते हैं, है ना? देखते हैं कि फाइनेंशियल्स में कितनी जान है। और ये आंकड़े तो खुद अपने आप में एक कहानी कह रहे हैं। आरएचपी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2023 में इनका रेवेन्यू 1260 करोड़ था, जो सिर्फ 2 साल में 2025 तक 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 4000 करोड़ के पार निकल गया। ये वाकई में एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ है। अच्छा, अब यहाँ एक जरूरी बात है। हो सकता है किसी ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में 805 करोड़ के लॉस के बारे में सुना हो, लेकिन रुकिए, इसके पीछे की असली कहानी कुछ और है। ये लॉस दरअसल एक वन टाइम टैक्स पेमेंट की वजह से था। कंपनी ने अपना हेडक्वार्टर अमेरिका से भारत शिफ्ट किया, जिसके लिए उन्हें 1340 करोड़ का भारी भरकम टैक्स देना पड़ा। अगर हम इस एक बार के खर्च को हटा दें तो कंपनी ने उस साल भी 535 करोड़ का बढ़िया मुनाफा कमाया था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। फाइनेंशियल ईयर 2025 में तो मुनाफा 1800 करोड़ से भी ज्यादा रहा। इनके प्रॉफिट मार्जिन्स देखिए, लगभग 45%, जो कि बहुत ही मजबूत माना जाता है। कंपनी की नेटवर्थ लगातार बढ़ रही है और सबसे अच्छी बात, इन पर कर्ज तो लगभग ना के बराबर है। सिर्फ 0.054 का डेट टू इक्विटी रेशियो, मतलब कंपनी अपने दम पर चल रही है, उधार पर नहीं। तो अभी तक जो हमने देखा सब कुछ काफी सॉलिड लग रहा है, पर जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब वक्त है दूसरा पहलू देखने का, वो सवाल और चिंताएं जो हर निवेशक के मन में उठ रही हैं। तो सबसे पहले आते हैं वैल्यूएशन पर, और इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिएगा। ग्रो का जो अनुमानित पीई रेशियो है वो करीब 40 के आसपास आ रहा है। अब इसकी तुलना करें तो एंजल वन का पीई 20 है और मोतीलाल ओसवाल का 25। सीधे साधे शब्दों में कहें तो ग्रो अपने साथियों के मुकाबले लगभग 2 गुना महंगा लग रहा है। और इससे भी बड़ी चिंता की बात है प्रति ग्राहक रेवेन्यू, जहां ज़ीरोधा हर क्लाइंट से लगभग 12,000 रुपए कमाता है, वहीं ग्रो सिर्फ 3,100 रुपए। ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसका सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। इसके अलावा एक और चीज है जिस पे गौर करना जरूरी है, आईपीओ का स्ट्रक्चर। इसका ज्यादातर हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। इसका मतलब ये हुआ कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कंपनी के विकास में कम और पुराने निवेशकों की जेब में ज्यादा जाएगा, जो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल रहे हैं। और देखिए ये जो खतरे हैं ना, ये हम नहीं कह रहे, ये कंपनी ने खुद अपने आरएचएमपी में बताए हैं। इनकी कमाई का लगभग 85% हिस्सा सिर्फ ब्रोकरेज से आता है। मतलब अगर बाजार में मंदी आई तो इन्हें सीधा झटका लगेगा। फिनटेक में कंपटीशन तो जबरदस्त है ही, सरकारी नियमों में बदलाव का खतरा भी हमेशा रहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्रोथ की जो रफ्तार है वो आगे भी ऐसी ही बनी रहेगी? तो अब हमने सब कुछ देख लिया, ग्रोथ स्टोरी, फाइनेंशियल्स और चिंताएं भी। तो अब आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? चलिए आईपीओ की जरूरी डिटेल्स पर एक नजर डाल लेते हैं।
तो नोट कर लीजिए, ये आईपीओ 4 नवंबर से 7 नवंबर तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 95 से 100 रुपये प्रति शेयर। एक लॉट में 150 शेयर होंगे, यानी कम से कम 15,000 रुपये का निवेश करना होगा। और जैसा हमने पहले बात की, 6,632 करोड़ के कुल इशू में से सिर्फ 160 करोड़ ही फ्रेश इशू है, बाकी सब ओएफएस है। अच्छा, अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। सूत्रों के मुताबिक ये अभी करीब 11 रुपये 50 पैसे चल रहा है, जो इशू प्राइस का लगभग 11.50% है। ये बाजार की शुरुआती दिलचस्पी को तो दिखाता है, लेकिन हाँ, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे जरूरी बात, ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। हम यहाँ सिर्फ जानकारी दे रहे हैं। अपना पैसा लगाने से पहले अपनी तरफ से पूरी रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करना बेहद जरूरी है। तो आखिर में तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है एक जबरदस्त ग्रोथ वाली कंपनी और दूसरी तरफ है इसका प्रीमियम प्राइस टैग। अब सवाल यह है कि इस तेजी से बढ़ती हुई कहानी का हिस्सा इस कीमत पर बनना चाहिए या नहीं। इसका फैसला अब आपको ही करना है। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आया होगा। आप इस आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल मकसद के लिए है। इसे किसी भी तरह की खरीद या बिक्री की सलाह ना समझें।